होगी बुंदेलखंड की बेबसी। देश की प्यास बुझाने का पीएम मोदी ने छेड़ा मिशन। पीएम की प्लानिंग को जमीन पर उतारेंगे सीएम योगी। 10,000 करोड़ की जल योजना का तोहफा देगी सरकार। बुंदेलखंड में खत्म होगा बेबसी का प्रहार। पानी भरने में अब नहीं खत्म होगी जिंदगानी। योगी सरकार पहुंचाएगी हर घर पानी। अब बदलने जा रहा है बुंदेलखंड का कल। हर घर नल का जल, हर घर नल का जल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो बुंदेलखंड वासियों को आज बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। खुद सीएम योगी पथरीले बुंदेलखंड में जलधारा का प्रवाह करने वाले हैं और इसके लिए सीएम योगी ने, उनकी सरकार ने जो योजना बनाई है उसका नाम है हर घर नल से जल योजना, जिसकी शुरुआत बुंदेलखंड के झांसी से होगी। और इस पेयजल योजना की शुरुआत खुद सीएम योगी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे हर घर नल से जल योजना का शुभारंभ चिरगांव ब्लॉक के ग्राम मुरेटा से करेंगे। और आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में इस अभियान को चलाया जाएगा। पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य इलाके में 2185 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत होगी, जिससे महोबा, ललितपुर और झांसी की 14 लाख की एक आबादी को नल से जल पहुंचेगा। और ये कुल 10,131 करोड़ की परियोजनाएं हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी सरकार बुंदेलखंड, विंध्याचल और इंसेफेलाइटिस प्रभावित इलाकों, इसके साथ साथ आर्सेनिक और लोराइड प्रभावित इलाकों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना शुरू करेगी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ झांसी से हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात, सबसे बड़ा सवाल, कब तक और कैसे पहुंचेगा हर घर तक, हर घर में हर एक नल तक जल? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा चुनाव के दौरान बांदा में और बुंदेलखंड के क्षेत्र में जनसभा कर रहे थे, उसी समय उन्होंने वादा किया था कि बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। और उनका वादा है, उन्होंने एक तरह से कहा था कि हर घर में नल पहुँचेगा और लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। उसी जो अभियान है उसी के चलते आज ये सौगात जो है बुंदेलखंड वासियों को मिलने वाली है, जिसकी शुरुआत जो है वो झांसी से की जा रही है। ये 4 चरणों में शुरुआत होगी। पहली शुरुआत जो है वो झांसी, फिर विंध्याचल और उसके बाद इंसेफेलाइटिस जो प्रभावित क्षेत्र है और आर्सेनिक से जहाँ पर जल ज़्यादा खराब है वहाँ पर शुरुआत होगी। बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि हर घर में नल के द्वारा जल पहुँचाने की जो कवायद है उसको सरकार शुरू करने जा रही है। लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत जो है वो आज होगी और लगभग 2 साल के अंदर जो पाइपलाइन है वो बिछ जाएगी, जिसके चलते झांसी, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं जिसमें झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, इनके जो क्षेत्र हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके घरों तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी और वहाँ पर उनके घरों तक शुद्ध जल पहुँचाया जाएगा। और अगर बुंदेलखंड पर राजनीति की बात की जाए तो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मुद्दा ही जल रहा है, चाहे फिर वो पीने का जल हो या फिर सिंचाई का जल हो। वहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई बार तो ऐसी तस्वीरें आई हैं जो वाकई दिल को आहत करने वाली तस्वीरें आई हैं पानी को लेकर। तो लगातार जिस तरह से ऐसा नहीं है ये पहला प्रयास हो कि यहाँ पर लोगों को जल मुहैया कराया जाएगा। पहले भी सरकारें आई हैं, कई प्रोजेक्ट बने हैं, लेकिन कभी भी अमली जामा नहीं उनको पहनाया जा सका है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे, लगभग 1 बजे के आसपास पहुँचेंगे। चिरगांव से इसकी शुरुआत करेंगे और यहाँ पर आने के बाद वो शिलान्यास करेंगे और 2 साल के अंदर ये जो परियोजना है उसका लाभ जो है सीधे सीधे लाखों लोग, जो 17 से 18 लाख लोग हैं, उनके घरों तक पहुँचेगा, उनको मिलने लगेगा। वहीं जो इनका अगला स्टेप होगा उसके चलते विंध्याचल का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो पाइपलाइन है और अंडर वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों का जो पानी को मिलाकर पहुँचाने का काम है उसको किया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात कुल मिलाकर जो आपको मिलने वाली है, लगातार जो बनी आ रही थी उसको बुझाने का काम अब योगी सरकार करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे। आप नजर बनाए रखें उनके इस पूरे दौरे पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका प्रभात, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
आगे बढ़े, देश की यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि 2 जुलाई को इन परीक्षाओं पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। खुद सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक की, जिसमें डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि इस पर 2 जुलाई को ही फैसला संभव हो पाएगा। उधर सूत्रों के मुताबिक कुलपतियों की कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों को प्रमोट करने की भी खबर है। तो देश की यूनिवर्सिटीज में सब माना जा रहा है कि परीक्षाएं रद्द होना तय है और 2 जुलाई को इस पर अंतिम फैसला ले भी लिया जाएगा कि क्या करना चाह रहा है प्रशासन, सरकार क्या करना चाह रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चूंकि एक बैठक की, शिक्षा विभाग के साथ उनकी बैठक रही, जिसमें डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को अब फैसला संभव है। और इस खबर पर अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। अनुभव, कल की बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? 2 तारीख को क्या ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे? देखिए राजीव, कल मुख्यमंत्री ने एक बैठक की और ख़ास ये बैठक इसलिए हो जाती क्योंकि 38 से 40 लाख जो प्रदेश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के महाविद्यालय के छात्र हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला था। और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी, केंद्रीय गाइडलाइन जो थी यूजीसी की, उसमें ये कहा गया था कि एग्ज़ाम ना कराएं बल्कि प्रमोट करने का अगर ऑप्शन हो तो उसको देखें। इसको देखते हुए बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासतौर से लखनऊ में भी, तो उन्होंने ये कहा कि हम इस बार एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, हम प्रमोट कराएंगे। पर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें ये कहा गया था कि जुलाई में हम जो परीक्षाएं स्थगित हुई थी उनको कराएंगे। पर जब छात्रों ने विरोध किया, तमाम और लोगों ने इस पर सवाल उठाया, फिर एक 4 जो कुलपति थे उनकी एक कमेटी बनाई गई और उनसे कहा गया कि 3 दिन के भीतर आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दी है उसके मुताबिक उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि एग्ज़ाम नहीं कराया जाए और एग्ज़ाम कराने की बजाय छात्रों को प्रमोट किया जाए। यही चर्चा कल मुख्यमंत्री जब बैठक कर रहे थे तब हुई। उसमें उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा विभाग देख रहे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, वो भी मौजूद थे। उन्होंने पॉइंट वाइज सारी बातें मुख्यमंत्री के सामने रखी और ये कहा कि जो कमेटी हमने बनाई थी उसकी रिकमेंडेशन ये है, केंद्र सरकार ने ये कहा है। तब ये तय हुआ कि जब केंद्र की गाइडलाइन अनलॉक 2 पर आ जाएगी, यानी लग रहा था कि 1 तारीख को वो आएगी, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। पर देर रात जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। साफ तौर से कहा कि 31 जुलाई तक न स्कूल खुलेंगे न कॉलेज खुलेंगे। अब जब केंद्र की गाइडलाइन आ चुकी है अनलॉक 2 को लेकर, ऐसे में हो सकता है कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये घोषणा कर दी जाए, औपचारिक ऐलान कर दिया जाए कि परीक्षाएं अब नहीं होंगी। क्योंकि सैद्धांतिक सहमति तो कल की बैठक में ही बन चुकी है कि अब जो भी प्रदेश के यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाविद्यालय है, वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं कराना है, बच्चों को प्रमोट करना है। जो पिछले उनके एग्ज़ाम हुए थे उसी अंक के आधार पर उनको प्रमोट कर देना है। इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। हो सकता है कि कल इसकी घोषणा जो है औपचारिक रूप से वो हो जाए। ठीक, यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल हो सकता है। आपका अनुभव इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सैद्धांतिक सहमति भी बताया जा रहा है कि बन गई है और ऐसे में आधिकारिक ऐलान कल होने की उम्मीद है। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने आज खत्म हो रहे अनलॉक 1 के बाद नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस में देश में सभी स्कूल कॉलेजेस को 31 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश में फिर से सिनेमा हॉल और जिम बंद रखने का आदेश दिया गया है। अनलॉक 2.0 की अवधि 31 जुलाई तक रहेगी। मेट्रो सेवा फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहेगी। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा, यानी कि बुजुर्ग लोग और 10 साल तक के बच्चे इस अवधि में घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के लिए कोई भी राहत का फिलहाल कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र ने संकेत दिए हैं कि अगर हालात में थोड़ा बहुत सुधार होता है तो हवाई सेवा और रेलवे में कुछ और छूट दी जा सकती है। तो अनलॉक 2.0 की शुरुआत होगी कल से, क्योंकि आज आखिरी दिन है 1.0 का। अविनाश हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अनलॉक 2.0 में कल से क्या कुछ बदलने वाला है? राज्यों के पास और क्या क्या अधिकार होंगे? क्या छूट मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, क्या यथास्थिति रहने वाली है, ये आप दर्शकों को समझाएं।
तो देखिए राज्यों अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो कई सारे राज्य ये चाहते थे कि उनके राज्य के अंदर अब जिम खुले, स्कूल खुले, इसके साथ साथ जो स्विमिंग पूल्स वगैरह है और इंटरटेनमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी कई सारे राज्य खोलना चाहते थे। लेकिन कल गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 जुलाई तक ना तो कोई स्कूल और कॉलेज खुलेगा, ना ही किसी भी राज्य में जिम या फिर स्विमिंग पूल या फिर जो तमाम तरीके के इंटरटेनमेंट के साधन हैं वो तमाम चीज़ें 31 जुलाई तक नहीं खुलेगी। जाहिर तौर से बात है कि ये स्पष्ट संकेत दे दिया है राज्यों को कि 31 जुलाई तक जो अनलॉक 1 में है वही अनलॉक 2 में रहेगा लगभग। और जैसा कि अनलॉक 1 में केवल कर्फ्यू रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहता था, अनलॉक 2 में केवल इसको बढ़ाया गया है। कर्फ्यू की टाइमिंग 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर दी गई है। अन्यथा जो जो सुविधाएं अभी अनलॉक 1 में है वही पूरी सुविधाएं अनलॉक 2 में की गई है। केवल स्कूल कॉलेजों को बता दिया गया है कि अब 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे, क्योंकि कई सारे राज्य ऐसा कह रहे थे कि वो स्कूल खोलने का प्लान कर रहे हैं। खुद अगर बात करें हरियाणा की बात करें, कर्नाटक की बात करें या फिर केरला की बात करिए, तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जो स्कूल कॉलेज खोलने के लिए लगातार केंद्र सरकार से कह रहे थे और इसके अलावा अपने भी राज्यों में गाइडलाइन बना रहे थे। तो ऐसे में लिहाजा कल केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। वहीं अगर बात करें तो जिस प्रकार से स्विमिंग पूल और इसके अलावा जिम और इसके अलावा अगर इंटरटेनमेंट के जितने भी साधन है, चाहे वो सिनेमा हॉल हो या फिर अन्य चीज़ें हो, इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 जुलाई तक कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल है और रिचुअल, जो यानी कि पॉलिटिकल सभाएं होती है और रिचुअल सभाएं होती है यानी कि धार्मिक सभाएं होती है, इस पर भी 31 जुलाई तक बैन लगा है कि कोई भी एकत्रित नहीं हो सकता है। और स्पोर्ट्स पर भी 31 जुलाई तक बैन लगा दिया गया है, यानी कि कोई भी खेल 31 जुलाई तक भारत में नहीं होगा। हालांकि खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रैक्टिस की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन किसी भी खेल की अनुमति 31 जुलाई तक नहीं दी गई है। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से लिहाजा स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे राज्य चाहते थे कि अब उनके यहाँ इस तरीके की गतिविधियां शुरू हो। अविनाश, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। इस बीच में हमने कई बार तस्वीरें में दिखाई दर्शकों की प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो जिम संचालक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम कैसे स्टाफ को सैलरी देंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, दूसरे लोगों के लिए आप आर्थिक पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, पैसे उनके खातों में डाल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं चीन के साथ। सीमा पर जारी गतिरोध के बीच में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट ऐप्स हैं, और इसके अलावा हेलो, लाइकी, कैम स्कैनर, इसके साथ साथ शीन क्वाई भी बैन कर दिया गया है। बाइडू मैप, केवाई, डियो बैटरी स्कैनर भी बैन हो गया है। आपको ये बता दें कि सरकार ने इन चीनी ऐप्स पर आईटी एक्ट 2000 के तहत बैन लगाया है। दरअसल लंबे समय से मांग भी की जा रही थी, और इस बीच में एलएसी पर तनाव पहले डोकलाम और उसके बाद गलवान घाटी में क्या हुआ ये पूरा विश्व ने देखा है, और ऐसे में ये कदम अब उठाया है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उसी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि इस तरह के आरोप ये हैं कि ये डेटा चोरी करके, या डेटा इनके पास चूंकि इकट्ठा होता है, क्योंकि जब इन ऐप्स को डाउनलोड किया जाता है तो ये आपके मोबाइल में जितना भी डेटा है वो उसकी परमिशन मांगते हैं, और परमिशन आप जब दे देते हैं तो सारा डेटा इनके पास पहुंच जाता है, और ये चीनी कंपनियों को या चीन तक ये डेटा पहुंचाते हैं एक विशेष सर्वर के माध्यम से। वैसे में ये निर्णय लिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है, और लंबे समय से एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे थे कि इस तरह की चीनी ऐप्स को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, इन पर बैन लगाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शहनवाज आलम को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया, और बीते 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन में लखनऊ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 19 दिसंबर को हिंसक प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लेकिन लखनऊ पुलिस की कार्रवाई पर कांग्रेसी देर रात तक हजरतगंज कोतवाली में हाई वोल्टेज ड्रामा करते रहे, थाने में नारेबाजी की गई। कुछ तस्वीरें देखिए, लाठी डंडे चलाने पड़े तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान अपने साथी की गिरफ्तारी की खबर मिलती यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं के साथ हजरतगंज कोतवाली पहुंच गई थी। बाद में पुलिस अफसर और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच गिरफ्तारी को लेकर बातचीत हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कमरे के बाहर कोतवाली में नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी, नारेबाजी फिर करने लगे। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखते हुए पहले से ही पुलिस फोर्स मुस्तैद थी, और जैसे ही थानों में कांग्रेसियों ने हंगामा करना शुरू किया, पुलिस ने लाठियां भांज दी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को थाने के बाहर तक पुलिस ने खदेड़ दिया। तस्वीरें
कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं शहनवाज और उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेसी बड़े बड़े लीडर थाने में पहुंच गए और यहां कांग्रेसी जब हंगामा कर रहे थे तो उन पर लाठियां मारनी पड़ी। सरकार डरी हुई है, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जेल भेजने का काम कर रही है, फर्जी मुकदमे लिख रही है। अगर ये मुख्यमंत्री जी आप सोचते हो कि फर्जी मुकदमे लिखकर जेल भेज देने से आप जनता की आवाज़ को दबा देंगे, जनहित के अधिकारों की लड़ाई को लड़ने से दबा देंगे, शोषित, वंचित, मजदूर, कमजोर, किसानों की आवाज़ को दबा देंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। क्या कुछ वार्तालाप हुई सर? लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है, बातचीत की है, अधिकारियों ने कहा है कि हमें कुछ देर का समय दीजिए, हम जांच कर रहे हैं। अगर जांच के उपरांत हमारे पार्टी के अध्यक्ष को छोड़ा नहीं गया तो आंदोलन होगा, परिणाम जो भी होगा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जेल जाएगा, लेकिन इनके दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा। अभी लाठी चार्ज किया है, इसका हिसाब देना होगा, प्रदेश की जनता देख रही है। शहनवाज आलम की गिरफ्तारी हुई है जो कि कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इनकी गिरफ्तारी मुकदमा अपराध संख्या 600/19 जो कि 19/12/2019 को घटित घटनाएं जो परिवर्तन चौक पे CA NRC के प्रोटेस्ट में हुई थी, उसमें इनका नाम पूर्व से प्रकाश में आया था और इस पर साक्ष्य संकलन की प्रक्रियाएं जारी थी और पर्याप्त साक्ष्य पाने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है और आगे समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और संतोष शर्मा इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। संतोष, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि पर्याप्त साक्ष्य हैं हमारे पास उनके खिलाफ, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा। देखिए, पुलिस ने शहनवाज आलम को गिरफ्तार पुख्ता सबूतों के आधार पर ही किया है, क्योंकि वो भी जानती है कि कांग्रेस इसका कार्रवाई का पॉलिटिकल माइलेज लेने से चूकेगी नहीं। यही वजह थी कि जब 19 दिसंबर को लखनऊ की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हुए तब तमाम लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन शहनवाज आलम का नाम तो जरूर आया, लेकिन उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए और जब सबूत इकट्ठा हो गए तब शहनवाज आलम को कल देर शाम उनके घर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन तमाम कवायदों के बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थाने पर पहुंच गए और सबसे ताज्जुब की बात कि अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर रहे थे और बाहर, थाने के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि शहनवाज आलम को CA NRC में हिंसक प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये दरअसल शहनवाज आलम इससे पहले रिहाई मंच से जुड़े थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। रिहाई मंच, जब भी कोई भी देश में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर तमाम आतंकी घटनाओं को लेकर आरोप लगाया गया, तो उसकी पैरवी में रिहाई मंच हमेशा उतर के आया है। ये उसी रिहाई मंच का हिस्सा रहे हैं और अब वो कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन रहे हैं शहनवाज आलम। लिहाजा इनकी गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात तक पुलिस के सामने करती रही, लेकिन पुलिस ने इनको छोड़ने से मना किया और जो कुछ भी शिकायतें थी उसको कोर्ट के सामने कहने से कहा, तब जाकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को दारंग लौटना पड़ा। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या न्यायिक व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया कांग्रेसियों का? जो एक नेता शहनवाज आलम, उनकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस का कहना है कि तमाम साक्ष्य हैं उनके पास, छुड़वाना है तो कोर्ट से छूट जाएंगे ना। तो न्यायिक व्यवस्था पर लगता है कि यकीन नहीं और इसीलिए दलबल के साथ पहुंच गए। लगा होगा कि शायद भीड़ लेकर जाएंगे तो उनके नेता को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पुलिस ने नहीं छोड़ा, लाठीचार्ज करके इनको भगाया गया है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।